गुड मॉर्निंग। अपना जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 16 त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी रेसिमिक मिश्रण की। आज हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। रेसिमिक मिश्रण का पृथक्करण। क्या लिखा है? रेसिमिक मिश्रण का पृथक्करण, सॉल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सर, सॉल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सर। तो आज का टॉपिक अपना ये रहेगा कि रेसिमिक जो मिश्रण है उसका हम पृथक्करण किस प्रकार से करें। तो थोड़ा सा हम वापस से रिपीट कर रहे हैं कि रेसिमिक मिश्रण क्या होता है। रेसिमिक मिश्रण तो हमने पढ़ा था कि वह मिश्रण जिसमें 50% दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक तथा 50% वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण उनके ध्रुवण घूर्णन का परिणामी मान कितना हो जाए? 0 हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिश्रण। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है कि रेसिमिक मिश्रण का पृथक्करण। तो रेसिमिक मिश्रण के पृथक्करण की 4 विधियाँ। रेसिमिक मिश्रण के पृथक्करण की कितनी विधि हैं? 4 विधि। सबसे पहले विधि हम बात कर रहे हैं यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड्स, यांत्रिक विधि। अब बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि रेसिमिक मिश्रण है उसको पृथक करना इतना इजी नहीं है। तो इसके लिए 4 विधि है। 4 विधियों में सबसे पहले विधि हमने कौन सी ली है? यांत्रिक विधि। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था लुईस पास्चर ने, और एक कंपाउंड था सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के मिश्रण को अलग करने के लिए। आपको अगर आप वीडियो में याद हो तो हमने 2-3 वीडियो पहले एक वीडियो बनाया था जहां हमने स्टार्ट किया था प्रकाशिक समावयवी। तो हमने सबसे पहले बात की थी कि लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट में ही सबसे पहले प्रकाशिक समावयविता के बारे में बताया था। तो लुईस पास्चर ने क्या किया कि सबसे पहले इस यांत्रिक विधि का प्रयोग सबसे पहले लुईस पास्चर ने ही सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के 2 समावयवी होंगे डी और एल, डी व एल समावयवियों के पृथक्करण के लिए इसका प्रयोग किया था। तो यांत्रिक विधि के लिए बेटा एक विशेष बात होती है कि यांत्रिक विधि उन्हीं मिश्रण के लिए हम प्रयुक्त कर सकते हैं जिन मिश्रण है वो क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में हो। कि यांत्रिक विधि उन्हीं समावयवियों या उन्हीं रेसिमिक मिश्रण के पृथक्करण के लिए हम यूज कर सकते हैं जिसमें मिश्रण क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में हो तथा उनके जो समावयवी या आइसोमर होते हैं, उनके जो समावयवी होते हैं डी व एल, उनकी आकृति अलग अलग हो। तो प्रश्न आ जाए कि यांत्रिक विधि का प्रयोग किस प्रकार के रेसिमिक मिश्रण के लिए किया जाता है? तो वह रेसिमिक मिश्रण जो क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में हो तथा उनके समावयवी होते हैं उनकी आकृति क्या हो? डी, उनकी जो आकृति है वो अलग अलग होनी चाहिए। अब इस विधि में करते क्या हैं कि इस विधि में रेसिमिक मिश्रण सामने रख लिया और उसके सामने दर्पण या शीशा रख लेते हैं। दर्पण या शीशा रख देते हैं। तो दर्पण या शीशे में जब हम उन रेसिमिक मिश्रण को रख के दर्पण या शीशे में हम देखेंगे तो हमें उन रेसिमिक मिश्रण जो डी और एल समावयवी है उनकी हमें अलग अलग आकृति नज़र आएगी, और उन अलग अलग आकृति को हम चिमटी, छोटी सी चिमटी आती है साइड में, तो चिमटी की सहायता से उसको हम अलग कर लेते हैं। तो याद रखना है हमने लिखा है यांत्रिक विधि। तो इस यांत्रिक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लुईस पास्चर ने। कौन से कंपाउंड के समावयवी के लिए? सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के लिए। और इस विधि का प्रयोग तभी करते हैं जब मिश्रण क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में हो तथा उसके जो समावयवी है
समावयवी डी और एल है उनकी आकृति अलग अलग हो। इसके बाद अपने को यहाँ याद रखना है कि इसमें क्या करते हैं कि जो रेसिमिक मिश्रण है उसको दर्पण के सामने रख लेते हैं और जिससे दर्पण में उनकी आकृति आपको अलग अलग नज़र आएगी, जिसको चिमटी की सहायता से हम अलग कर लेते हैं। तो ये पहली मेथड या पहली विधि है यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड। दूसरी विधि है इसकी जैव रासायनिक विधि, बायो केमिकल मेथड्स। तो पहली विधि थी यांत्रिक विधि, दूसरी विधि है जैव रासायनिक विधि। इस विधि में क्या होता है कि बेटा इस विधि के अंदर रेसिमिक मिश्रण का तनु विलयन बनाते हैं। इस विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो रेसिमिक मिश्रण लिया है उस रेसिमिक मिश्रण का हम क्या बनाते हैं, तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं। और इस रेसिमिक मिश्रण का जो आपने तनु विलयन बनाया है, इस तनु विलयन में सूक्ष्म जीव जैसे आपका बैक्टीरिया है, कवक है, जीवाणु, कवक आदि को पनपने दिया जाता है, जिससे ये सूक्ष्म जीव जो जीवाणु होते हैं वो रेसिमिक मिश्रण के जो दो समावयवी होते हैं डी या एल, इनमें से एक समावयवी को नष्ट कर देते हैं और एक समावयवी शेष रहता है। तो इस विधि में फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इस विधि में रेसिमिक मिश्रण का तनु विलयन बनाकर उसमें सूक्ष्म जीवों को पनपने दिया जाता है, जिससे इसका एक समावयवी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, तथा दूसरा समावयवी शेष बचता है जिसको हम पृथक कर लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लें हम कि एक यौगिक है आपका रेसिमिक मिश्रण मैंने लिया है अमोनियम टार्ट्रेट। क्या लिखा है, अमोनियम टार्ट्रेट। तो अमोनियम टार्ट्रेट के रेसिमिक मिश्रण में पेनिसिलियम गैल्यूकम नामक कवक को पनपने दिया जाता है। अमोनियम टार्ट्रेट का जो रेसिमिक मिश्रण है, इस रेसिमिक मिश्रण के अंदर हम कौन से कवक को पनपने देते हैं, पेनिसिलियम गैल्यूकम नामक कवक को पनपने दिया जाता है, जिससे ये कवक क्या करता है कि इसकी जो डी समावयवी है, डी समावयवी को तो पूर्ण रूप से क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे केवल आपके पास एल समावयवी प्राप्त होता है। इसका एक एग्जाम्पल तो ये हो जाएगा कि अमोनियम टार्ट्रेट के रेसिमिक मिश्रण के तनु विलयन में हम कौन से जीवाणु को पनपने दे रहे हैं, पेनिसिलियम गैल्यूकम नामक कवक को पनपने देते हैं, जिससे ये इसके डी समावयवी को तो पूर्णतया नष्ट कर देता है, जिससे आपके पास शेष क्या बचता है, एल समावयवी। इसका दूसरा एग्जाम्पल बेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी हम बात करें। दूसरे एग्जाम्पल की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ समझना है कि इसके लिए हम ले रहे हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं कि अमीनो अम्ल के डीएल समावयवी होते हैं। अमीनो अम्ल के जो डीएल समावयवी है उनका पहले हम एसिटिलीकरण कर लेते हैं, एसिटिलीकरण। डीएल समावयवी साथ में होने का मतलब कौन सा हुआ, रेसिमिक मिश्रण। तो आपने क्या किया, अमीनो अम्ल का रेसिमिक मिश्रण लेते हैं और उस रेसिमिक मिश्रण का पहले हम एसिटिलीकरण कर दें। क्या कर रहे हैं, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण करने से उसका जो एमिनो समूह होता है, एमिनो H2N, एमिनो जो समूह है वो परिरक्षित हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। उसके पश्चात इसके अंदर ईस्ट नामक कवक को पनपने दिया जाता है और ईस्ट नामक कवक को पनपने दिया जाता है। फिर उसका हम जलापुठन करते हैं। जलापुठन करने से हमें एमाइलेज एंजाइम प्राप्त होता है। जलापुठन करने से कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम प्राप्त होता है। और ये एमाइलेज एंजाइम जो अमीनो अम्ल के डी व एल समावयवी होते हैं उनमें से एल समावयवी को नष्ट कर देता है। कौन से समावयवी को नष्ट कर देता है, एल समावयवी को नष्ट कर देता है, जिसके कारण आपके पास केवल क्या बचता है, डी समावयवी। उस डी समावयवी का
जलापठन करके वापस से आपको डी अमीनो अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसके एक रिएक्शन लिखिए जो मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, अमीनो अम्ल की बात करें तो नॉर्मली अमीनो अम्ल का फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, कि CH C डबल बॉन्ड OH R और NH2, ये नॉर्मली अमीनो अम्ल का है। तो हमने क्या किया, अमीनो अम्ल का रेसिमिक मिश्रण लिया। रेसिमिक मिश्रण का मतलब DL समावयवी लिए। सबसे पहले हमें इस NH2 समूह को प्रोटेक्ट करना होता है, तो मैंने इसकी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवा दी, CH3COCl, क्या नाम है इसका, एसिटिल क्लोराइड से करवा दी। तो ये DL अमीनो अम्ल का मिश्रण है, रेसिमिक मिश्रण है। इसकी क्रिया आपने किससे करवाई, एसिटिल क्लोराइड से। तो हुआ क्या, यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका Cl बाहर चला गया और इस NH के साथ क्या जुड़ गया, CH3CO। तो CH3CO NHCHR तो ये DL एसिटिल व्युत्पन्न बन गया। अब इस DL एसिटिल व्युत्पन्न में हमने क्या किया, कौन से एंजाइम को, ईस्ट नामक एंजाइम को, कौन से एंजाइम को, ईस्ट नामक कवक को पनपने दिया, जिसका हमने जलापठन किया, जिससे हमें कौन सा एंजाइम प्राप्त हुआ, एमाइलेज एंजाइम। और एमाइलेज एंजाइम ने क्या किया, इसकी जो डी और एल जो दोनों रूप थे उनमें से एल समावयवी को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, जिससे आपके पास केवल ये जो डी एल दोनों इसमें, जिससे आपके पास केवल डी एसिटिल व्युत्पन्न प्राप्त हुआ, डी एसिटिल व्युत्पन्न प्राप्त हो रहा है। अब इसका मैंने वापस से क्या कर दिया, जलापठन का मतलब HOH के साथ क्रिया करवा दी। तो होता क्या है कि यहाँ आपका इसके साथ CH3CO OH जुड़ गया, तो बन गया ये तो एसिटिक अम्ल, और इस H को मैंने यहाँ ऐड कर दिया, तो ये बन गया डी अमीनो अम्ल। तो इस प्रकार से आपने DL अमीनो अम्ल के मिश्रण से केवल डी अमीनो अम्ल का मिश्रण आपने प्राप्त कर लिया। तो दूसरी विधि है जैव रासायनिक विधि। याद रखना, इस विधि के अंदर जो DL समावयवी का जो मिश्रण होता है उसका तनु विलयन बना के उसमें सूक्ष्म जीवों को पनपने दिया जाता है, और ये सूक्ष्म जीव होते हैं उन दोनों समावयवी में से एक समावयवी को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं और दूसरा समावयवी बच जाता है। बहुत बार एक बार क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया है, जैव रासायनिक विधि की कमियाँ, क्या लिखा है, जैव रासायनिक विधि की कमी। देखा जाए तो ये विधि ज़्यादा उपयुक्त, ज़्यादा काम की नहीं है। तो प्रश्न आ जाता है कि जैव रासायनिक जो विधि है उसकी कमियां लिखिए। तो बेटा सबसे पहले बात तो है कि इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो पहला कमी बात करें, इस विधि में जो रेसिमिक मिश्रण है उस रेसिमिक मिश्रण का पहले हम तनु विलयन बनाते हैं, और तनु विलयन बना के पूरी प्रोसेस करते हैं, जिससे एक प्रकार का समावयवी नष्ट हो जाता है। तो तनु विलयन में से वापस से वो समावयवी प्राप्त करना, दो थे, दो में से एक नष्ट हो, एक बच गया, तो तनु विलयन में से वापस से वो समावयवी प्राप्त करना कठिन होता है। तो पहली कमी तो ये होगी। दूसरी, इस विधि में क्या होता है कि एक समावयवी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और दूसरा बचता है। एक समावयवी तो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा और दूसरा समावयवी शेष बचेगा। अर्थात ये जो विधि है वो कॉस्टली है, आपकी महंगी विधि है, कॉस्टली है, महंगी, क्योंकि इसमें एक समावयवी तो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, एक ही शेष रहता है। तीसरा, इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों का चयन करना, इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों का चयन करना जो एक समावयवी को नष्ट कर दे और एक को शेष रहने दे, ये भी बहुत कठिन कार्य है। तो ये इस जैव रासायनिक विधियों की मुख्यतः तीन कमी है। नंबर एक, रेसिमिक मिश्रण के तनु विलयन में से पुनः वो समावयवी प्राप्त करना। दूसरा कि महंगी विधि है, क्योंकि एक समावयवी इसमें पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, एक शेष बचता है। तीसरा कि ऐसे सूक्ष्म जीवों का चयन करना हर कंपाउंड रेसिमिक मिश्रण के लिए जो एक समावयवी को रहने दे और एक को नष्ट कर दे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से ये जैव रासायनिक। तीसरी विधि है स्तंभ वर्णलेख की विधि, या इसको बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। इस विधि में या इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब रेसिमिक मिश्रण के अंदर
रैसिमिक मिश्रण में जो अवयव उपस्थित है उनकी अधिशोषण क्षमता, उनकी अधिशोषण क्षमता क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो याद रखना कि स्तंभ वर्णलेखी की विधि या कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है उस विधि का प्रयोग तब करेंगे जब रैसिमिक मिश्रण के जो अवयव होते हैं उनकी अधिशोषण क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो इस विधि में करते क्या है कि जो रैसिमिक मिश्रण है, तो बात पहले याद रखिए कि अधिशोषण क्षमता क्या होनी चाहिए, दोनों अवयव की अलग अलग होनी चाहिए। इसके पश्चात इस विधि के अंदर जो रैसिमिक मिश्रण है, जो आपका रैसिमिक मिश्रण है, उस रैसिमिक मिश्रण को उचित विलायक में घोलकर विलयन बना लिया जाता है। रैसिमिक मिश्रण को उचित विलायक में घोल के विलयन बना लिया जाता है। और एक इस प्रकार की कांच की ब्यूरेट एक नलिका होती है, कांच की ब्यूरेट नलिका होती है। उस नलिका के अंदर अधिशोषित पदार्थ, उस नलिका के अंदर अधिशोषित पदार्थ भरा होता है, उस पर प्रवाहित कर दिया जाता है। तो क्या कहते हैं, रैसिमिक मिश्रण का उचित विलायक में विलय करके विलयन बना लिया जाता है। उस विलयन को कांच से भरी ब्यूरेट नली में प्रवाहित कर दिया जाता है। जिससे होगा क्या कि जिससे ये जो दो समायोगी हैं इनके डी व एल समायोगी, जिससे डी व एल समायोगी भिन्न भिन्न दूरी पर अवशोषित हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है कि ये कांच की ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट में मैंने क्या भरा था, अधिशोषित पदार्थ जो Al2O3, Al2O3 या सिलिका जेल हो सकती है। इस कांच की ब्यूरेट में मैंने अधिशोषित पदार्थ भर दिया। अब मैंने क्या किया, इसमें डीएल मिश्रण का मतलब रैसिमिक मिश्रण मैंने इसमें प्रवाहित कर दिया। तो यहाँ एक आइडिया रूप से समझाया गया, जैसे डी समायोगी है वो ऊपर अधिशोषित हो गया और एल समायोगी है वो नीचे अधिशोषित हो जाता है। तो दोनों समायोगी भिन्न भिन्न स्थानों पर अधिशोषित होते हैं, जिसे निच्छालन विधि के द्वारा, कैसे लिखा है, जैसे निच्छालन विधि के द्वारा इसको अलग कर लिया जाता है। पहले इसको अलग कर लेंगे, बाद में इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर याद क्या करना है, स्तंभ वर्णलेखी की विधि कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड उन्हीं रैसिमिक मिश्रण के लिए उपयोग किया जाता है जिनके जो अवयवी, ये जो समावयवी होते हैं उनकी अधिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न हो। जैसे एक समावयवी अधिक अवशोषित होगा वो नीचे चला जाएगा, जो कम अवशोषित होगा वो ऊपर चला जाता है। इसके बाद हम इसकी चौथी विधि, ये चौथे मेथड की चौथी विधि है बेटा, रासायनिक विधि या केमिकल मेथड। इससे पहले एक बात करूंगा कि लास्ट वीडियो में जो मैंने सवाल पूछा था उसका आंसर सबसे अच्छा लगा सनी का और जल्दी भी आया था, तो सनी ने उसका आंसर दिया था। आज हम बात कर रहे हैं, आज की वीडियो का जो सवाल है वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमने दो समायोगी पढ़े थे, एरिथ्रो एवं सीओ समायोगी क्या होते हैं। तो आज आपको कमेंट्स में ये बताना है कि एरिथ्रो और सीओ समायोगी हम किसे कहते हैं। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। इसके साथ मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब बात करें चौथी विधि है रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। बेटा इस विधि की बात करें तो इस विधि से पहले हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि जो प्रतिबिंब समायोगी होते हैं, क्या लिखा था मैंने, प्रतिबिंब समायोगियों के भौतिक गुण समान होते हैं। इस कारण से इनका पृथक्करण आसान नहीं होता है। इसे रिपीट कर रहा हूं, प्रतिबिंब जो समायोगी होते हैं उनके भौतिक गुण क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। समान होने के कारण उनका पृथक्करण आसानी से नहीं होता है। जबकि अप्रतिबिंब समायोगी, ये जिसको आपने नाम दिया था विबलिंब समायोगी,
विभिन्न समावयवी। अप्रतिबिंब समावयवी या विभिन्न समावयवी होते हैं, उनके जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और भौतिक गुण अलग अलग होने के कारण अप्रतिबिंब समावयवी या विभिन्न समावयवी है, उसका पृथक्करण हम आसानी से कर सकते हैं, उसका पृथक्करण हम आसानी से कर सकते हैं। तो आपकी जो रासायनिक विधि इसी पर आधारित है कि यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रतिबिंब समावयवियों के भौतिक गुण, प्रतिबिंब समावयवियों के भौतिक गुण समान होते हैं, अतः उनका आसानी से पृथक्करण नहीं कर सकते। इसलिए प्रतिबिंब समावयवियों को अप्रतिबिंब समावयवी अर्थात विभिन्न समावयवियों में परिवर्तित कर लिया जाता है, फिर भौतिक विधियों के द्वारा उसे अलग कर लिया जाता है। तो इस विधि के लिए क्या लिखना है कि यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रतिबिंब समावयवी होते हैं, उनके भौतिक गुण समान होते हैं, अतः प्रतिबिंब समावयवी को अप्रतिबिंब समावयवी या जिसका बोलते हो विभिन्न समावयवी में परिवर्तित कर लेते हैं, जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होने के कारण इनको हम भौतिक विधियों के द्वारा इनको अलग कर लिया जाता है। तो इस विधि में करते क्या, उसके बाद करें आप आगे कि इस विधि में हम क्या करेंगे, जो प्रतिबिंब समावयवी होता है, तो इस विधि में प्रतिबिंब समावयवी या जिसको आप बोलते हो रेसिमिक मिश्रण, प्रतिबिंब समावयवी का आप कर लेते हो इस विधि के अंदर रेसिमिक मिश्रण। तो रेसिमिक मिश्रण का लवण निर्माण किया जाता है, रेसिमिक मिश्रण का क्या किया जाता है बेटा, लवण निर्माण किया जाता है, साल्ट फॉर्मेशन किया जाता है, जिससे लवण निर्माण के कारण प्रतिबिंब समावयवी अप्रतिबिंब समावयवी में परिवर्तित हो जाता है। कि रेसिमिक मिश्रण का लवण निर्माण किया जाता है जो प्रतिबिंब समावयवी को अप्रतिबिंब समावयवी में परिवर्तित कर देता है, जिसे भौतिक विधियां जैसे आप बात करें परवाजी आसवन, क्रिस्टलीयता, विलेयता के आधार पर उनको अलग कर लिया जाता है, दोनों रूपों को अलग कर लिया जाता है, और दोनों रूपों को अलग करके फिर उनका जलापठन कर दिया जाता है, दोनों रूपों को अलग करके उनका जलापठन कर दिया जाता है, और जलापठन करने से वाष्पित से आपको प्रतिबिंब समावयवी प्राप्त हो जाते हैं। तो इसको मैं एक डायग्राम या एक चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चौथी विधि 4 नंबर वाली रासायनिक विधि को मैं इस चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिमिक मिश्रण। तो जो रेसिमिक मिश्रण में होता है वो प्रतिबिंब, उसमें प्रतिबिंब समावयवी होते हैं। तो प्रतिबिंब समावयवी होने के कारण रेसिमिक मिश्रण के भौतिक गुण क्या होंगे, समान होंगे, और भौतिक गुण समान होंगे तो हमें पृथक नहीं किया जा सकता, तो हम उसको पृथक नहीं कर सकते। तो याद करें रेसिमिक मिश्रण होते हैं, प्रतिबिंब समावयवी होंगे उसमें, जिसके कारण उनके भौतिक गुण समान होंगे, अतः उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। अब हमने क्या किया, रेसिमिक मिश्रण को लवण निर्माण के द्वारा उसके लवण निर्माण के द्वारा साल्ट फॉर्मेशन के द्वारा उसे अप्रतिबिंब या विभिन्न समावयवी में परिवर्तित कर लिया। तो अप्रतिबिंब या विभिन्न समावयवी में परिवर्तित होने के कारण इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होने के कारण इनके दोनों रूपों को हम आसानी से क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। और पृथक करके जब हम इनका जलापठन करेंगे, क्या करेंगे, जलापठन करेंगे, तो हमें D और L समावयवी अलग अलग आसानी से प्राप्त हो जाते हैं।
तो ये थी इस वीडियो के अंदर रेसिमिक मिश्रण को पृथक करने की हमने 4 विधियाँ पढ़ी थी। अब बेटा ये अपना लेसन एंड है, एक टॉपिक और बचा है फिशर संरचना। फिशर संरचना जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो चैप्टर नंबर 16 है त्रिविम रसायन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और विभिन्न सालों में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसलिए इसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार करें और ज़रूर उस वीडियो को देखें।